हेलो लर्नर्स, नमस्कार आप सभी को। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है द गफलत में। चैप्टर 3 द अर्लियर सिटीज़ को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपकी जो क्लास 6 की एनसीईआरटी पार्ट 1 है उसके अंदर में तीसरा चैप्टर, इससे पहले 2 चैप्टर को हम कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट के अंदर में आप जा करके उन लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर इस थर्ड लेक्चर के अंदर में अर्लियर सिटीज़ किसकी बात कर रही है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर में जो फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन है, जिसको आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हो, उसकी बात होने वाली है। फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन क्यों कहा जाता है? इससे पहले कल्चर का तो एग्जिस्टेंस था, लोग ब्यूरियल कर रहे थे, लोग घरों को बना रहे थे, लोग खेती करना शुरू कर चुके थे, लेकिन एक सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी हमें एग्जिस्टेंस के अंदर में नहीं दिखाई देती थी। टाउन प्लानिंग नहीं थी, यूनिफॉर्मिटी आपको नहीं दिखाई देती थी, प्रॉपरली स्ट्रीट्स, स्टैंडर्डाइज वेट्स, ट्रेड का एक प्रॉपर तरीका है ना, ये सारी चीज़ हमें नहीं दिखाई देती थी। तो ये सब पहली बार इसके एविडेंसेस हमें मिलना शुरू होते हैं लगभग 2700 बीसी के आसपास। तो ये पूरा का पूरा 2700 बीसी से 1800-1900 बीसी का जो समय है, इसको फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन या इंडस वैली के मैच्योर फेज के तौर पे भी देखा जाता है। ठीक है ना। इस मैच्योर फेज के अंदर में कई सारी बड़ी बड़ी सिटीज़ प्रोलिफरेट कर रही थी, जिनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चाहे वो आज के समय में पाकिस्तान के अंदर लोकेटेड हड़प्पा, मोहनजोदारो जैसी सिटीज़ हों, या इंडिया के अंदर में जो कई सारी मेजर सिटीज़ बची हैं, जिसमें गुजरात की ढोलावीरा और लोथल और हरियाणा की आपकी राखीगढ़ी की साइट हो। राजस्थान के अंदर में भी कालीबंगन एक इंपॉर्टेंट रोल को रखती है। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है। महाराष्ट्र के अंदर में भी कुछ रीजन्स में कई सारी साइट्स मिलती है। तो ग्रेजुअली एक एक करके हम यहाँ पर बात करेंगे। नाउ फर्स्ट फेज रिमार्क इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक बार जब 1800-1900 बीसी के अंदर में, इस टाइम पीरियड के अराउंड डिक्लाइन होता है आईबीसी की मेजर सिटीज़ का, लोग इसको छोड़ करके जा रहे हैं, अबेंडन कर रहे हैं, जिसके रीजंस क्या थे वो हम इस लेक्चर के अंत में समझेंगे। तो जब वो जाने लगते हैं, खाली हो जाती हैं सारी शहर, तो लगभग अगले 1000 साल तक आपको फिर दूसरा कोई अर्बनाइज टाउन प्लानिंग या एक सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर एडवांसमेंट नहीं दिखाई देती है। ये सारी चीज़ें मिसिंग लगने लगती हैं 1000 साल से भी ज़्यादा समय तक। और ये वापस से कब लौटती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में? वहीं जो जैनिज्म, बुद्धिज्म का ओरिजिन है, सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन को दिखाता है। आयरन एज भी आपकी उसी समय के साथ एसोसिएटेड है रफली। आज तो डेट्स बहुत पुरानी पुरानी हमें मिलती है, तो ये सब गलत और पुरानी जानकारी है ना। लेकिन हमारी किताबों में यही लिखा होता है। किताबें हर दिन हमारी नहीं बदल रही हैं। किताबें हमें बताती हैं कि सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन आयरन एज के साथ में जुड़ा हुआ है, आयरन एज की शुरुआत के साथ जुड़ा हुआ है। आयरन एज के साथ जुड़ा हुआ है ये कहना गलत नहीं है, लेकिन आयरन एज की शुरुआत के साथ जुड़ा है ये कहना आज के समय में गलत है। क्यों? 2025 जनवरी के अंदर में साउथ इंडिया में, तमिलनाडु के अंदर में 2 साइट्स हैं, एक शिवगलई और एक अतिरमपक्कम। वहाँ पर आयरन एज के कुछ इंप्लीमेंट मिले, जिसकी डेट हमें 3300 बीसी के भी ऊपर की दिखाई देती है, यानी कि इवन हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी पहले। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन है ब्रॉन्ज एज, और आयरन एज को टेक्निकली ब्रॉन्ज एज के बाद आना चाहिए, लेकिन ब्रॉन्ज एज से भी पुरानी डेट हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आयरन एज की मिल गई। ठीक है, बट एक फुल फ्लेज्ड जो सिविलाइजेशनल या जो सोसाइटल फीचर है आयरन एज के, वो आपको हर जगह भारत में उस टाइम पीरियड के अंदर में नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कंसेंसस जो है स्कॉलर के बीच में कि लगभग आप 1200-1500 बीसी के आसपास का समय लेकर के चलो, जिस समय भारत में ज्यादातर जगहों पे आयरन एज के आपको कुछ न कुछ इम्प्रिंट्स दिखाई देंगे। ठीक है ना। तो पहले जब ये जानकारी नहीं थी, जब ये डेट्स हमें नहीं मिली थी, पुरानी जो डेट्स थी वो आयरन एज को 600 से 800 बीसी के आसपास में रखती थी। जो जैनिज्म, बुद्धिज्म है वो भी यहीं 5th-6th सेंचुरी के आसपास के समय के अंदर में आपको दिखाई दे रहा है, और जो महाजनपदास का पीरियड है वो भी रफली इसी समय में। तो माना जाता था कि इस समय के अंदर में सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी कि वापस अर्बनाइज कैरेक्टरिस्टिक, टाउन प्लानिंग के साथ साथ फोर्टिफिकेशन, स्टैंडिंग आर्मी, किंगडम्स बड़े बड़े, ये सब आपको आते हुए दिखाई देंगे। यानी कि इसके बीच में ये जो 800 बीसी से लेकर के 1800-1900 बीसी के बीच का समय है, 1000-1200 सालों का, इसको डार्क एज बोला गया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी उस तरीके के फीचर नहीं दिखाई दे रहे थे, आर्किटेक्चरल मार्वल्स नहीं दिखाई दे रहे थे, जो इंडस वैली ने 2700, 2600, 2500 बीसी के आसपास दिखाने शुरू कर दिए थे। इसी समय के अंदर में आर्यन का भी भारत के कॉन्टिनेंट के अंदर में, जो आर्यन, अगर माइग्रेशन थ्योरी को हम सही माने तो आर्यंस भी भारत के अंदर में आ रहे थे। वैदिक सोसाइटी का ओरिजिन और प्रोलिफरेंस भी आपको इसी समय के अंदर दिखाई देता है। तो पूरी ये थीम है जिसके ऊपर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपको इन आईडीज पे मिल जाते हैं। अगर आपने टेलीग्राम हैंडल्स को नहीं ज्वाइन किया है, तीनों को ज्वाइन कर लीजिए। जो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के बच्चे हैं वो तीनों को ज्वाइन कर ले। ठीक है ना। ये तीनों टेलीग्राम हैंडल्स और @ ज़रूर लगाइएगा, अदरवाइज आपको मिलता नहीं है। कई बार सर्च के अंदर में डायरेक्टली मिल नहीं पाता आपको, क्योंकि 2 इनमें से काफ़ी नए हैं अभी हैंडल्स जो है। और जो एंथ्रोपोलॉजी के बच्चे नहीं, वो सिर्फ इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है।
इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे साथ जुड़ जाइए, यहाँ पर डायरेक्टली क्यूआर कोड को भी आप स्कैन कर सकते हो। कई सारे शॉर्ट वीडियोस, जीएस, जनरल इन्फॉर्मेशन, सोसाइटी के अंदर में जो चल रहा है, जियोपॉलिटिकल जो इन्फॉर्मेशन है, हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट वीडियो के फॉर्मेट में आपको अपडेट्स कई सारे मिलते रहते हैं। तो इस पर भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। मुझसे कुछ कम्युनिकेट करना है, पूछना है, हमारे जो कोर्सेज है उसको आपको ज्वाइन करना है, ऑप्शनल के या किसी भी, तो नीचे ईमेल आईडी के ऊपर या इस इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर साइड में मैप दिखाया हुआ है, इसमें बहुत सारी सिटीज़ तो नहीं दिखाई दे रही, एनसीईआरटी का ही मैप है, कुछ मेजर सिटीज़ दिखाई दे रही है। आपको ये समझना है कि आज पार्टीशन के बाद हमारी रियलिटी पहले जैसी नहीं है। कई सारी जो मेजर साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो भारत के अंदर में है, पर कई सारी साइट्स खासकर जो इनिशियली दोनों डिस्कवर हुई थी 1921-22 के अंदर में, है ना, कौन सी, मोहनजोदारो और हड़प्पा, वो भारत के हिस्से के अंदर में नहीं है, वो प्रेजेंट डे पाकिस्तान के अंदर में है। तो यहाँ पर पहले एनसीईआरटी आपको एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी के बारे में बताता है। लगभग 150 साल पहले जो एक्सीडेंटल यहाँ पर डिस्कवरी हुई थी उसका यहाँ पर जिक्र किया गया। आप सोचोगे कि 150 साल कैसे, आपका जो अनुमान होगा, आपने कहीं पे पढ़ा होगा 1921-22, अभी मैंने भी वही सेम चीज़ बोली है, तो उसके हिसाब से तो अभी 100-105 साल के आसपास का टाइम पीरियड हुआ है। ये 150 कैसे है? देखिए, एक्सकवेशन और रिपोर्टिंग ऑफ द सिविलाइजेशनल फेज इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये 1921 से 1925 के बीच में आपको देखने को मिला। लेकिन जो इनिशियल एनकाउंटर है मेजर हड़प्पन साइट्स का, वो हमें कब देखने को मिला था? मिड 19th सेंचुरी में ही देखने को मिल गया था। यहाँ पर कुछ जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, कुछ जो कंस्ट्रक्टर थे, वर्कर थे, लेबरर थे, पंजाब के अंदर में रेलवे लाइन के ऊपर काम कर रहे थे और कई ईंट पत्थर उनको यहाँ पर दिखाई देते तो उसको उठाकर लेते आते थे। ये हड़प्पा की जो साइट थी उसके अनएक्सकवेटेड माउंट्स हुआ करते थे। अभी उसका एक्सकवेशन नहीं हुआ तो लोगों को पता नहीं था। तो भाई कॉन्ट्रैक्टर को, लेबरर को क्या मतलब है? ईंट पत्थर दिखाई दे रहा है आपको, कोई काम है उसका, आप उठा करके उसको लेते जाओ। जब कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको विजिट किया तो उन्होंने इसके सिग्निफिकेंस को समझा। नोटेबली जो हमारे ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर रहे हैं, जिनका नाम अलेक्जेंडर कनिंगम है, उन्होंने इसकी इंपॉर्टेंस को समझा और पहले सीरीज ऑफ विजिट और रिव्यू यहाँ पर शुरू हुए। बाद में इसका जो मेजर ब्रेक थ्रू इवेंट है वो आता है हमारे एक इंपॉर्टेंट ASI के डायरेक्टर, जिनको जेम्स मार्शल कहते हो, उनके कार्यकाल में। जेम्स मार्शल साहब जो हैं आपके हैं, ये आई थिंक जेम्स नहीं, जॉन मार्शल इनका नाम। तो ये सबसे बड़े ASI के डायरेक्टर रहे। सबसे बड़े का मतलब है लंबे समय के लिए ASI के डायरेक्टर आपको देखने को मिला है। 1902 के आसपास इनका कुछ कार्यकाल शुरू होता है और 26-27 के आसपास तक इनका कार्यकाल चलता है। लंबा कार्यकाल है, 25 ईयर से भी ज़्यादा का कार्यकाल है। और इन्होंने ही 1920-21 में 2 आर्कियोलॉजिस्ट को जो इंडियन ओरिजिन के थे उनको एक्सकवेशन के लिए भेजा हड़प्पा और मोहनजोदारो की साइट पे। कौन कौन थे ये? पहले आपके मोहनजोदारो जिनको भेजा गया उनका नाम था रखलदास बनर्जी यानी RD बनर्जी, और दूसरे जो हड़प्पा के अंदर में एक्सकवेशन कर रहे थे उनका नाम था DR साहनी या फिर दयाराम साहनी साहब। तो 20-21 में गए और 21-22 में ये एक्सकवेशन कंप्लीट करके जो साइट की रिपोर्ट है, एक्सकवेशन की रिपोर्ट है, उसको सबमिट कर देते हैं जॉन मार्शल को, ठीक है ना। और 1924 में जॉन मार्शल ने डिक्लेयर कर देते दुनिया में कि इंडिया के अंदर में एक एंशिएंट सिविलाइजेशन मिला हुआ है। बड़ी खुशी से उस चीज़ को, हर्ष के साथ इस चीज़ को यहाँ पर बताते हैं। तो आज से कितने समय पहले की बात है ये? 4700, जो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को डेट करोगे तो 4700 ईयर्स के आसपास आपको ये सिविलाइजेशनल फेज दिखाई देता है, ठीक है। इनफैक्ट जब आप आगे की स्टैंडर्ड किताबों को पढ़ोगे ना, आगे हम धीरे धीरे और भी लेक्चर्स को लाने वाले स्टैंडर्ड बुक्स को भी कवर करेंगे। एनसीईआरटी की सिग्निफिकेंस देखिए ये है। एनसीईआरटीज़ में भी बहुत सारी एनसीईआरटीज़ हैं। पहले आपकी ओल्ड एनसीईआरटीज़ आती थी, रोमिला थापर और भी कई सारी एनसीईआरटीज़ आती थी। फिर आपकी न्यू एनसीईआरटीज़ आई जो थीम बेस्ड थी, वो भी अच्छी थी, ठीक थी। अभी बर्डन कम करने के लिए कई सारी चीज़ें हटा दी गई। आपकी 2024, 25, 26 के करिकुलम के अंदर में नए तरीके की चीज़ आ गई, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ एक साथ नहीं आपको दिया जा रहा है। तो हम उनको भी कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी जो इंटरमीडिएट पाथ है ना, वो बेस्ट है। ओल्ड एनसीईआरटी और जो करंट लेटेस्ट एनसीईआरटी, इनके बीच में जो थीम वाली एनसीईआरटी थी, जिनको भी आप एक समय पर न्यू एनसीईआरटी बोलते थे आज से 3 साल पहले तक, वो आपके लिए काफ़ी रेलिवेंट है यहाँ पर। क्यों? बिकॉज कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली प्रीलिम्स के अंदर में इन किताबों से आपके आते हैं। तो हम इनको लेकर के चलेंगे तो काफ़ी बेहतर है। बाद में मेंस के लिए तो हम स्टैंडर्ड बुक्स को भी ले आएंगे, जहाँ पर RS शर्मा, DD कोसाम्बी, मजुमदार साहब की किताबों को, VD महाजन की किताबों को मिक्स किया जाएगा विद बुक्स लाइक उपेंद्र सिंह, और आपके लिए कंक्रीट कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स आएंगे। तो वहाँ पर हमारे पास स्कोप होगा कि हम ज़्यादा डीप में जाएँ, अंदर जा करके बातें करें। यहाँ पर हम जितनी जानकारी दी हुई है उससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करें कि रिस्ट्रिक्टेड रहें वहाँ पर। अब इन सिटीज़ के कुछ स्पेशल फीचर्स को बताया गया है। जैसे आप देखोगे ना, इन सिटीज़ के अंदर में जो वॉल्स हैं, जो दिवाली बनी है, जो आपको कुछ ये भी दिखाई दे रहा है भाई, कितना बढ़िया तरीके से पत्थर। सोचो आज से लगभग 4,500-5,000 साल पहले इस तरीके से पत्थरों को अच्छे तरीके से लगाया गया है, और सारे पत्थर इंटरलॉक्ड हैं। और एक अच्छी बात क्या है, इसी समय पे, इस समय के आसपास में जो दुनिया के अंदर में दूसरी सिविलाइजेशन थी, जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, वहाँ पर ऐसे एडवांस फीचर इतने कॉम्प्लेक्सिटी के साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। मतलब ब्रिक्स वहाँ पे भी है, टाउन प्लानिंग आपको वहाँ पे भी दिखाई दे रही है,
लेकिन इस तरीके की टाउन प्लानिंग नहीं है। ब्रिक्स इस तरीके के आपके जो बेक्ड ब्रिक्स हैं वो वहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे, है ना। वहाँ पर सूरज के अंदर में, सूरज की रोशनी में ड्राई किए हुए ब्रिक्स ज़्यादातर दिखाई देते हैं, और जो प्रॉपरली आपके बेक्ड ब्रिक हैं इनकी संख्या या तो कई साइट्स पे एब्सेंट है या तो बहुत कम है। यहाँ पर बेक्ड ब्रिक्स हैं जो कि आपस में इंटरलॉक्ड इस तरीके से दिखाई देते हैं, एकदम आज की तरह आपको दिखाई देगा ये दृश्य, ठीक है ना। चलिए अब लेआउट को अगर आप देखोगे तो इंडस वैली का हर एक जो शहर है, हर एक टाउन जो है इसके अंदर में, है ना, वो कुछ 2 से 3 हिस्सों में बटा हुआ है। जैसे ढोलावीरा जैसी कुछ साइट है जो 3 हिस्सों में बटी हुई है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ साइट्स वो कम से कम 2 हिस्सों में बटी हुई है। इसमें एक हिस्सा ऊंचा है थोड़ा, और एक हिस्सा थोड़ा सा नीचा है। जो ऊंचा हिस्सा है वो ज़्यादातर वेस्ट की दिशा में है और इसको सिटाडेल बोलते हो। एरिया के अंदर में ये स्मॉलर है कंपैरेटिवली, ऊंचा तो है पर ये जगह कम लिया हुआ है कंपेयर टू, अगर पूरे टाउन का आप देखोगे जो साइज़ है, वो पूरा जो क्षेत्र है उसका जो साइज़ है, एरिया है, उसका स्मॉलर पार्ट है पश्चिम की दिशा के अंदर में, वेस्ट में है, इसको सिटाडेल कहते हो, हाई है ये थोड़ा। और दूसरा जो लोअर टाउन है आपका, हायर टाउन को सिटाडेल कह रहे हो, लोअर टाउन जो है उसको लोअर टाउन ही कहा जा रहा है। ये ईस्ट की दिशा में है आपका, ठीक है, पूर्व की दिशा में है, ये कंपैरेटिवली लार्जर है, ज़्यादा एरिया को दिया है, और ये लोअर आपको सिचुएटेड दिखाई देगा, ठीक है। एक और फैक्ट यहाँ पर आपको ऐड करते हुए बताते हुए चलें कि पहली जो साइट डिस्कवर की गई थी, रिपोर्ट की गई थी, वो हड़प्पा की थी। हड़प्पा मोहनजोदारो हमने बताया ना, तो एक ही साल का डिफरेंस था दोनों की रिपोर्टिंग के अंदर में, लेकिन हड़प्पा पहले यहाँ पर रिपोर्ट की गई, डिस्कवर की गई 1921 के अंदर में। इसीलिए कई बार आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हो, क्योंकि एक कन्वेंशन होता है कि जो पहली साइट होती है उसको टाइप साइट माना जाता है, जो भी पहली डिस्कवर साइट है उसको टाइप साइट माना जाएगा। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन भी हम इसको यहाँ पर कहते हैं। आप कहीं इसको मोहनजोदारो सिविलाइजेशन नहीं कहते हो, ढोलावीरा, लोथल, कालीबंगन सिविलाइजेशन नहीं कहते हो, क्यों? बिकॉज वो पहली साइट्स नहीं थी। तो ये डाउट, ये चीज़ भी अपने दिमाग के अंदर रख लीजिए, कोई कभी पूछे तो बहुत छोटी सी फैक्ट है, बात है, पता होनी चाहिए आपको। लेआउट के बाद यहाँ पर आप देखोगे ना, ये जो सिटाडेल है इसके अंदर में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि कुछ विशिष्ट लोग रहते होंगे। ये स्मॉलर है ना, स्पेशल लोग की जो जगह होती है थोड़ी कम होती है। भारत के अंदर में गरीब ज़्यादा हैं, तो गरीब जो भारत के हैं वो ज़्यादातर एरिया गरीब, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास ये ऑक्यूपाई करता है। एलिट्स का जो एरिया है वो थोड़ा कम होगा लेकिन आलीशान होगा, बेहतरीन होगा। वहाँ पर कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो आपने कहीं हो सकता है देखे ही ना, इस तरीके की सुविधा आपको दिखाई देती होगी, है ना। तो सिटाडेल का भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर कुछ विशेष आर्किटेक्चर, स्पेशल आर्किटेक्चर आपको दिखाई देते हैं। जैसे मोहनजोदारो के अंदर में जो सिटाडेल है, यानी कि जो अपर टाउन है, वहाँ पर आपको ग्रेट बाथ दिखाई देता है। ये क्या है? एक इसको आप टैंक समझ सकते हो। माना जाता है कि स्पेशल ओकेजन पे स्पेशल जो लोग थे वहाँ पर क्या करते थे, नहाते थे। कोई रिचुअल, कोई किसी तरीके की प्रथा होगी जिसको करने के लिए स्पेशल ओकेजन्स पे चीज़ को किया जाता था। अब ये सिटाडेल के ऊपर बना है, जैसे आपको मैंने बताया मोहनजोदारो के अंदर में, यहाँ पर ब्रिक से इसको लाइन किया गया है, पूरा प्लास्टर से कोट किया गया है, और यहाँ पर नेचुरल टार को यूज़ किया गया है ताकि आप उसको वाटर टाइट रख सको, ठीक है ना। किसी भी तरीके का लीकेज, स्पिलेज आपको यहाँ पर ना दिखाई दे, या ओवरफ्लो आपको वहाँ पर ना दिखाई दे। नेक्स्ट, यहाँ पर आने जाने के लिए कई सारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, स्टेप्स विच आर लीडिंग डाउन टू द ग्रेट बाथ ऑन टू साइड। दोनों तरफ से 2 रास्ते हैं जहाँ से आप इस ग्रेट बाथ के अंदर में जो टैंक है उसके अंदर में प्रवेश ले सकते हो। और साइड साइड में आपको कई सारे कमरे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, साइड साइड में कई सारे कमरे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ और साइट्स है, फॉर एग्जांपल कालीबंगन और लोथल, कालीबंगन राजस्थान में और लोथल गुजरात में। यहाँ पर फायर ऑल्टर्स मिले हैं, जिसको हिंदी में यज्ञ वेदी कहेंगे शायद, है ना, जहाँ पर आप देखते हो शादी होती है या पूजा पाठ होती है तो बनाई जाती है ना ऑल्टर एक तरीके का, जिसमें स्वाहा स्वाहा करते रहते हैं सारे पंडित जी लोग। तो वो चीज़ है, तो हो सकता है किसी तरीके की रिचुअल या इस तरीके की कुछ सेक्रीफाइसेस या इंपॉर्टेंट रिचुअल वहाँ पर कंडक्ट किए जाते थे, जिसके लिए फायर ऑल्टर्स आपको दिखाई देते हैं। ऑल्दो ट्रेडिशनली जो आज के समय में आप फायर ऑल्टर देखते हो उसके कंपैरिजन में वो एग्जैक्टली सेम नहीं होते थे, बट एक ऑलमोस्ट सिमिलर आइडिया वहाँ पर आप समझ सकते हो। हड़प्पा मोहनजोदारो जो कि आज के समय में पाकिस्तान के रीजन में, और लोथल जो गुजरात में है, यहाँ पर कई सारे स्टोर हाउसेस के भी हमें एविडेंसेस मिले हैं। ग्रेट बाथ जिसकी मैं बात कर रहा था ना, मैं साइड हो जाता हूँ, उसका स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखो आप, यहाँ से भी एक ये सीढ़ी नीचे की तरफ जा रही है, और इधर से अब दिख नहीं रही है बिकॉज इमेज 3D में होती, ऊपर से लिया होता तो शायद आपको दिखाई देती। तो दोनों तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जिससे आप नीचे क्या कर सकते हो, वहाँ पर प्रवेश कर सकते हो। और ये बड़ा सा टैंक है, साइड साइड में इसके रूम्स आपको वहाँ पर बने हुए दिखाई देते हैं। मोहनजोदारो का ये है। अब इसके बाद और क्या क्या विशिष्टता थी इसकी समझ लो आप। जो घर थे, कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि कई सारे घर 2 स्टोरीज के थे, उनको देख कर कैसा लगता है। एक स्टोरी तो थी, लेकिन कुछ लोग का मानना है कि जैसे 2 होते हैं ना, तल्ले वाले घर होते हैं, डबल स्टोरीड घर थे। और ये कोर्टयार्ड या जिसको आंगन कहते हो, उसके अराउंड में चारों तरफ से आपको बने हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादातर सेपरेट हाउसेस होते थे, और इन हाउसेस के अंदर में आपको
जो बेदिंग एरियाज होते हैं, नहाने के लिए जो वॉशरूम्स वगैरह आज के समय के आप कह सकते हो, वो भी लोगों के लिए अलग अलग थे। अच्छा, कुछ घरों के अंदर में प्राइवेट वेल भी हुआ करते थे, है ना। कुछ लोग ने इसको थोड़ा सा इनइक्वालिटी से कनेक्ट करके भी देखा है कि जो विशिष्ट लोग होते हैं उन्होंने अपने घर के अंदर में वेल खोले थे, बिकॉज पब्लिक वेल्स भी थे सोसाइटी में जहाँ से समाज के जो बाकी लोग हैं वो लोग पानी को निकालते रहेंगे, लेकिन जो थोड़े एफ्लुएंट लोग हैं ना, उनके हो सकता है घरों के अंदर में ही इस तरीके की सुविधा आपको दिखाई देती हो। अच्छा, पूरे इंडस वैली के जो मेजर टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, वहाँ पर आपको बहुत ही फर्स्ट क्लास ड्रेनेज व्यवस्था दिखाई देती है। आज के भी कई सारे जो कंजेस्टेड शहर है ना, वो भी देख के शर्मा जाएं, उनसे बेहतर ड्रेनेज आपको दिखाई देगा, इतना सोफिस्टिकेटेड प्लानिंग है ना। तो ड्रेन्स हैं वो आपके हर घर से निकल रहे हैं, जो पानी है उसको निकाल लेकर के छोटे छोटे ड्रेन है, और ये जाकर के जो बाहर स्ट्रीट पे जो बड़े ड्रेन है उसके साथ में कनेक्ट हो जा रहे हैं। तो स्मॉल ड्रेन आर गेटिंग कनेक्टेड टू द लार्जर ड्रेन, और लार्ज जो ड्रेन है वो शहर के बाहर की तरफ इस पूरे ड्रेनेज के वाटर को, पूरा ड्रेनेज का जो मटेरियल है, जो वेस्ट है, उसको बाहर जाकर के टाउन से रिलीज कर दे रहे हैं। तो एक बड़ा अच्छा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। ड्रेन पूरी तरीके से ज़्यादातर एरियाज के अंदर में आपको कवर दिखाई दे रहे हैं। बीच बीच में कई जगहों पे इंस्पेक्शन होल भी क्रिएट किए गए हैं। भाई अगर निगरानी करनी हो, कभी साफ सफाई करनी हो, तो उसके लिए भी आपको कुछ होना चाहिए ना। तो इंस्पेक्शन होल भी आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं रेगुलर इंटरवल के ऊपर में। अब अगर स्ट्रीट्स की बात करें, बहुत ही फर्स्ट क्लास स्ट्रीट है, राइट एंगल के ऊपर एक दूसरे से क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसी स्ट्रीट है। आगे हो सकता है एक मैप हो जिसको देख के आप थोड़ा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। नाउ सिटी के अंदर में लोगों की लाइफ से रिलेटेड कई सारी जानकारियां हैं जहां से सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन कौन से धातु या मेटल्स के बारे में इंडस वैली के लोगों को पता था? तो कॉपर, बिकॉज कॉपर एज, इंडस वैली ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, तो कॉपर उससे पहले आता है, तो कॉपर की जानकारी थी। ब्रॉन्ज के कई सारे इंप्लीमेंट आपको यहाँ पर मिले हुए हैं, ठीक है ना, टूल्स, वेपन्स मिले हैं। गोल्ड, सिल्वर की भी जानकारी थी, इसके ऑर्नामेंट्स लोग बनाते थे यहाँ पर। अच्छा, एक स्पेशल टाइप की चीज़ यहाँ पर मिलती है, ऑब्जेक्ट मिलता है जिसको आप सील कहते हो, ठीक है ना। सील यूजुअली रेक्टेंगुलर शेप की होती थी, और भी कुछ शेप की होती है, स्क्वायरिश, रेक्टेंगुलर, डिफरेंट शेप की होती है। मोस्ट कॉमनली, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपको रेक्टेंगुलर शेप की दिखाई देती है, और इसके ऊपर आपको एनिमल और बाकी चीज़ों की कार्विंग दिखाई देगी। उनको उसके ऊपर क्या किया गया, बनाया गया है ना। जैसे आप टैटू करवाते हो ना, उसी तरीके से इनग्रेविंग की गई है। अब सिर्फ एनिमल नहीं है, कई जगहों पे प्लांट्स भी हैं, पीपल का प्लांट है, कुछ और है। कई जगहों पे अक्षर भी लिखे हुए हैं। ऑल्दो हमको इंडस वैली की स्क्रिप्ट हमने डिसाइफर नहीं की है, तो हमें पता नहीं कि वो जो लिखे हुए हैं अक्षर उसका मतलब क्या है, लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि कुछ कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये इस तरीके की सील्स दिखाई देती है। अब सील्स के बहुत सारे यूज़ यहाँ पर माने गए हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया है। आगे हम मेंस के हिसाब से जब पढ़ेंगे तो उसको डिस्कस किया जाएगा। कुछ लोग इसको ट्रेड के हिसाब से इंपॉर्टेंट मानते हैं, ट्रेड के अंदर में आइडेंटिफिकेशन के तौर पे, जैसे आईडी कार्ड होता है ना कि हम यहाँ से आए वहाँ से आए। कुछ लोग का मानना ही उसके लिए यूज़ होता था, कुछ लोग का मानना ही एमुलेट्स वगैरह की तरह यूज़ होते होंगे, है ना। जैसे तावीज़ उवीज़ पहनते हो आप, इस तरीके के भी कुछ लोगों के यहाँ पर विचार आपको दिखाई देते हैं। शुरुआत में एक समय माना जाता था कि ये वेइंग के लिए इस्तेमाल किया था, बट वेइंग के लिए तो कोई एंगल ही नहीं बनता, बिकॉज स्टैंडर्डाइज वेट्स और उसके जो भार हैं नापने वाले वो अलग से आपको कई साइट्स में मिले हुए हैं, जो बिल्कुल भी इसकी तरह नहीं है, ठीक है। ये जो आपके सील्स आपको दिखाई दे रही है, ये स्टेटाइट के ज़्यादातर बनी होती थी। एक मटेरियल होता है जिसको आप स्टेटाइट बोलते हो, ठीक है। अब वेट्स की भी बात कर लेते हैं। तराजू भी यहाँ पर मिले हैं, छोटे छोटे भार भी आपको मिले हुए हैं। ट्रेड अच्छा खासा था, बिकॉज एग्रीकल्चर तो कई हज़ारों साल पहले शुरू किया था, इसके बहुत बाद की बात है। तो लोग व्यापार करना भी शुरू कर दिए थे। इनफैक्ट सिर्फ अपने नगरों के आसपास में नहीं, ये आसपास के जो सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामिया, उनसे भी वहाँ पर व्यापार करते थे। एक चीज़ जो आपकी किताब में नहीं है, बता दूँ कि जो बाहर के सिविलाइजेशन के, खासकर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग हैं, उनके लिटरेचर को, क्योंकि बाकी सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है ना उसको डिकोड किया जाए, इजिप्शियन सिविलाइजेशन के जो रिकॉर्ड है, स्क्रिप्ट है, उसको हम समझ चुके हैं, है ना, अक्षरों को क्या मायने हैं उसके। तो उनके रिकॉर्ड में मेलुहा करके माना जाता है कि हमारा रेफरेंस दिया गया। इंडस वैली के लोग को वो मेलुहा के नाम से जानते थे। इंडस, ये हरप्पन सोसाइटी जो है उसको मेलुहा के नाम से जानते थे, ठीक है ना। अब हमने डिकोड नहीं किया हमारी स्क्रिप्ट अब तक, तो हमें पता नहीं कि हमारी स्क्रिप्ट में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा हुआ है, जो भी हमें एविडेंसेस मिले हुए हैं। तो ये वेट्स मिलते थे भार वार करने के लिए, और ये यूजुअली एक मटेरियल होता है जिसको चर्ट बोलते हैं, CHERT, इसको चर्ट बोलते हैं, इससे बनाया जाता था। नेक्स्ट कई तरीके की बीड्स है जो ऑर्नामेंट्स के तौर पे और भी अलग अलग पर्पसेस के यहाँ पर इस्तेमाल की जाती थी, जो कि यहाँ पर कार्नेलियन से बनी होती है। कार्नेलियन कैसा होता है, रेड और ऑरेंज टाइप का एक स्टोन होता है, और ये गुजरात के अंदर में जो भारूच और कच्छ का जो एरिया है ना, वहाँ से माना जाता है कि इस कार्नेलियन को लाया जाता था और इसके अलग अलग तरीके की चीज़ों को बनाया जाता था। पॉलिश्ड होते हैं ये, ठीक है। और इनके अंदर में बोर्ड का मतलब क्या है, बोर्ड एक होल को क्रिएट किया जाता है आर पार इनके, और उससे बीट्स को आप वहाँ पर क्रिएट करते हो। अच्छा, एनसीईआरटी एक बॉक्स के अंदर में एक चीज़ की बात करती है जो शायद क्वेश्चन भी कभी आ जाए, जिसको फायांस कहते हो आप, है ना। फायांस क्या है, ये एक आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया हुआ मटेरियल है ना।
बहुत सारी चीज़ें तो नेचुरली हमें मिलती हैं, पर ये आर्टिफिशियली इंसान बना रहा है। कैसे बना रहा है? गम जो होता है ना, गम को इस्तेमाल कर रहा है इंसान, गोंद जिसको आप कहते हो आज के समय में, गोंद को यहाँ पर यूज़ कर रहा है जिससे वो सैंड को या फिर कई बार जो क्वार्ट्ज का मटेरियल होता है ना, उसको पाउडर के फॉर्म में लेकर के क्या कर रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो समझ लो सैंड है या पाउडर्ड क्वार्ट्ज है, इसके ऊपर यहाँ पर आप गम को अप्लाई कर रहे हो, और गम अप्लाई करने के बाद उसमें जब एक कंसिस्टेंसी, एक स्टिकनेस आ जा रही है, तो आप उसको एक पर्टिकुलर शेप दे रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट का। अब जो मन है वो आप उस तरीके से उसको, जैसे क्ले को आप किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हो, वैसे आप इसको मोल्ड कर दो अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट में। लेकिन यहाँ पर क्या किया था, ये कई बार ग्लेज्ड होते थे, एक पॉलिश्ड शाइनी सर्फेस आपको यहाँ पर दिखाई जाती थी। यूजुअली जो ग्लेज या चमक होती थी, ये ब्लू या सी ग्रीन कलर की आपको दिखाई देती थी। एक ग्लासीज का टेक्सचर होता था जो पॉट के ऊपर ज़्यादातर आपको नहीं दिखाई देता है। कुछ इस तरीके के फाइन से बने हुए मटेरियल आपको दिखाई देंगे। देन इस तरीके के भी कई सारे आर्टिफैक्ट आपको मिले हुए हैं, जैसे हमें एग्जैक्टली कार्ट वगैरह तो नहीं मिले, लेकिन कई सारे टॉय को हम देखते हैं ना, टॉय के जो मिनिएचर वर्जन है जिसके अंदर में कार्ट को, बुलेट कार्ट को, एक्सेट्रा को दिखाया गया है, तो उससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि अच्छा ये सारी चीज़ों का भी जानकारी रहा होगा लोगों को। ऑल्दो वो चीज़ें अब बची नहीं हैं, लेकिन एटलीस्ट इनके मिनिएचर या टॉय वर्जन ये हमें इंडिकेट करते हैं कि इसकी भी जानकारी लोगों को रही होगी। यहाँ पर एक डायग्राम है, ये ढोलावीरा का जो शहर है, अभी आगे आगे आप पढ़ोगे इसके बारे में, ये थोड़ा सा यूनिक था। क्यों? बिकॉज हमने बात किया कि मोस्ट ऑफ द जो टाउन्स थे, सिटीज़ थे, वो दो भागों में बटे थे। जो हायर एक अपर टाउन था जिसको सिटाडेल कहते थे, और एक लोअर टाउन हुआ करता था। कई सारे स्पेशल आर्किटेक्चर और विशिष्ट बिल्डिंगें जो थी, स्पेशल बिल्डिंग्स जो थी, वो सिटाडेल के ऊपर ही आपको वहाँ पर दिखाई देती थी। लेकिन इसमें ढोलावीरा थोड़ा सा यूनिक है। क्यों? बिकॉज ये 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है ना, जिसको हम आगे चल के अभी पढ़ेंगे और तब दिखाया जाएगा आपको। चलिए रॉ मटेरियल की बात कर लें, जो अलग अलग चीज़ों को ये यूज़ कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो आती कहाँ से थी? सब कुछ इनके आसपास तो मिलेगा नहीं, दूसरे जगहों से लाना पड़ेगा। तो कौन सी चीज़ कहाँ से आती थी? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। कॉपर जो है माना जाता है कि राजस्थान के खेतरी माइन और साथ साथ बहरेन और ओमान से भी लाया जाता था इनके बीच में। टिन जो है, टिन का काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ है, बिकॉज कॉपर और टिन को आप मिलाते हो तब जाकर के आपको ब्रॉन्ज की जो धातु है वो बनेगी। और ये क्या है? ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है। ये अफगानिस्तान और ईरान से टिन इनको यहाँ पर मिला करता था। गोल्ड कर्नाटका से, है ना, जो माइनिंग एरियाज है वहाँ से इनको मिल जाते थे। कई सारे जो प्रेशियस स्टोन्स हैं अलग अलग तरीके के, ये गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से लेकर के आते थे। लापिस लाजुली काफ़ी फेमस है, क्वेश्चन आया भी हुआ है, आ भी सकता है। इसके ऊपर एक सेमी प्रेशियस ब्लू स्टोन होता है, कलर भी याद रखिएगा, ब्लू स्टोन है और सेमी प्रेशियस स्टोन है। 2 तरीके के स्टोन है, प्रेशियस और सेमी प्रेशियस। तो सेमी प्रेशियस की कैटेगरी में आता है लापिस लाजुली, और ये यूजुअली अफगानिस्तान में बदख्शान का जो रीजन है वहाँ पर इंपॉर्टेंट जो एरिया है, शॉर्ट टू गई करके, वहाँ से हम यूजुअली इसको लेकर के आते हैं। तो अफगानिस्तान से ये हमारा लापिस लाजुली आया करता था, ठीक है ना। इस तरीके के अलग अलग ऑर्नामेंट्स और बाकी चीज़ों को लोग बनाते थे इससे। अच्छा, एग्रीकल्चर और फूड की बात करें, एग्रीकल्चर तो हज़ारों साल पहले शुरू हो गया था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मेहरगढ़ की जो साइट है वो 7000 साल से पहले भी वीट के कल्टीवेशन के एविडेंस दिखाती है। उत्तर प्रदेश में 2 साइट हैं आपकी, लाहुरा देवा और कोल्डीवा, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था चैप्टर 2 के अंदर में। वहाँ पर 5500 BC यानी कि आज से 7500 साल से भी ज़्यादा पहले लोग चावल को उगाना भी शुरू कर दिए थे। तो खेती तो न्योलिथिक एज में शुरू हो गई थी, न्यू स्टोन एज में। हम तो अभी मेटल एज में आ गए हैं, ब्रॉन्ज एज के अंदर में। यहाँ पर और भी ज़्यादा प्रोग्रेशन हो गया था चीज़ों का। तो यहाँ पर भी लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे, फूड को प्रोड्यूस कर रहे थे। अब क्या क्या ये ग्रो करते थे? वीट, बार्ले, पल्सेस, राइसेस, सेसमे और मस्टर्ड, और भी कई सारी चीज़ों को ग्रो किया जा रहा था। कॉटन की भी जानकारी इनको आपको देखने को मिल रही थी। ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, लिख लीजिएगा कहीं पे, शायद यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, ठीक है ना। प्लाव जो है इसको यूज़ करते थे ये सॉयल या फिर प्लांटिंग की जो एक्टिविटीज़ है एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ के अंदर में। प्लाव एक एज इट इज़ तो वहाँ पर आपके एग्जिस्टेंस के अंदर में नहीं बचे हैं, बिकॉज यूजुअली वुड के बने होते थे और वुड इतने लंबे समय तक वहाँ पर टिकेगा नहीं। लेकिन इसके जो कई सारे मिनिएचर्स या टॉय फॉर्म्स है ना, वो हमें दिखाई देते हैं, जिससे हमें अंदाजा होता है कि हाँ, इस तरीके के प्लाव भी लोग यूज़ करते रहे होंगे। नेक्स्ट, इरीगेशन। यहाँ पर आप देखोगे तो इरीगेशन के लिए रेनफॉल तो बहुत ज़्यादा होती नहीं थी, यानी कि जो आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं, टैंक्स हैं, उनका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था कई जगहों पे। इनफैक्ट ढोलावीरा की जो साइट है इस चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहाँ पर रिजर्वॉयर्स बनाए गए हैं, अच्छे अच्छे तरीके के बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स बनाए गए हैं, ठीक है ना, वाटर कंजर्वेशन करने के लिए, इरीगेशन के अंदर में यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर कुछ जानवरों को भी डोमेस्टिकेट करते थे, जिसके अंदर में कैटल, शीप, गोट और बफेलो आता था। हमने एक लास्ट वीडियो भी बनाया हुआ है, जस्ट अ सेकेंड। हमने एक यहाँ पर लास्ट वीडियो भी बनाया हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर के, जिस वीडियो के अंदर में हमने बताया कि मेजर क्या क्या चीज़ों को लोग यहाँ पर खाते थे। तो हमने डिस्कस किया है कैटल का कंजम्पशन था, एक आर्कोलॉजिकल रिसर्च 2020 में हुई थी, उसने बताया कि लोग यहाँ पर गाय भी खाते थे, भैंस भी खाते थे,
पोर्क जो है, पिग जो है, उसको भी कंज्यूम करते थे, शीप, गोट, हर एक चीज़ को खाते थे, अलॉन्ग विथ डेफिनेटली ये जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ये तो खाते ही थे, इनके साथ में मीट भी अलग अलग तरीके का हुआ करता था। ठीक है, तो इसकी एक बायोलॉजिकल रिसर्च हुई है, लिपिड एनालिसिस, जो कि हमें जानकारी देती है। अब यहाँ पर जो दो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं गुजरात के अंदर में, ढोलावीरा और लोथल, उसकी हमें यहाँ पर जानकारी दिखाई देती है। ढोलावीरा जैसा हमने बताया आपको 3 हिस्सों में बटा हुआ दिखाई देगा। एक इसके अंदर में हमें एक स्क्रिप्ट भी मिली है, एक बहुत बड़ा सा बोर्ड, साइन बोर्ड मिला हुआ है। जैसे आप कई बार कई शहर में जाते हो ना, दिल्ली में स्वागत है या मुस्कुराइए आप, लखनऊ में बोर्ड लगे होते हैं, वैसे ही ढोलावीरा के अंदर में हमें एक साइन बोर्ड मिला हुआ है। अब उसके ऊपर हो सकता है कोई रॉयल प्रोक्लेमेशन हो, राजा का कोई उनकी प्रशंसा की गई हो, या बताया गया हो कि कौन यहाँ का राजा है, या कोई भी जानकारी हो, हमें नहीं पता क्योंकि हम डिकोड नहीं कर पाए। तो साइन बोर्ड के अंदर में कई सारे लेटर्स लिखे हुए हैं, वो भी हमें ढोलावीरा की साइड से मिले हुए हैं। ठीक है ना, कहाँ पर लोकेटेड है ये? बेसिकली खादर बयात जो रन ऑफ कक्ष के अंदर में एरिया है, वहाँ पर ही आपको ढोलावीरा की साइड दिखाई देती है। लोथल की बात करें तो ये अलॉन्ग साइड साबरमती के ट्रिब्यूटरी जो है वहाँ पर सिचुएटेड है। लोथल की साइड ये भी गुजरात के अंदर में, ये भी इंपॉर्टेंट सेंटर था फॉर स्टोन, शेल, मेटल, एंड यहाँ पर भी आपको स्टोर हाउस के एविडेंस मिले, जो शुरुआत में हमने बात किया था। एक और स्पेशल फीचर है, बिकॉज स्टोर हाउस तो आपको हड़प्पा में भी मिले हैं, मोहनजोदारो में भी मिले हुए हैं, लेकिन इसकी स्पेशलिटी क्या थी कि यहाँ पर आपको एक डॉकयार्ड मिला है, यानी नावे वावे यहाँ पर लगाई जाती थी। ट्रेड होता था ना, तो ट्रेड यूजुअली कोस्टल एरिया क्या होगा, पानी के थ्रू तो जाएंगी ना सारी चीज़ें, जहाज़ें वहाज़ें जो हैं, तो डॉकयार्ड यहाँ पर आपको देखने को मिला है, जिससे हमें एक ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट सेंटर की एविडेंस भी यहाँ पर मिलती है। मैरीटाइम जो ट्रेड है इसका दूसरे नियर बाय सिविलाइजेशन के साथ में, वो यहाँ पर जहाज़ें आती जाती रही होंगी। ठीक है, चलिए ये चीज़ हमने अभी बताई है, रिपीटेटिव यहाँ पर है थोड़ा सा। ड्रेन्स के बारे में भी ऑलरेडी हमने बात कर लिया है। जो ड्रेन्स है ना, वो आपको इमेज में तो नहीं दिखाई देती है, लेकिन थोड़ी सी स्लोपी बनाई गई है, जो कि एक अच्छी बात है। क्यों? बिकॉज स्लोपी रहेंगी तो पानी जल्दी तरीके से निकल पाएगा। ठीक है, छोटी नालियों को, ड्रेन्स को बड़ी नालियों से कलेक्ट किया गया। बड़ी नालियाँ जो हैं स्ट्रीट के साइड में, वो आपकी शहर के बाहर तक जाती है, पूरा वेस्ट और पानी को लेकर के बाहर रिलीज कर देती हैं। ऑलराइट, ये लिखा हुआ है देखिए, स्मॉलर ड्रेन्स कनेक्टेड विद द लार्जर, जो कि स्ट्रीट पे है। स्मॉलर ड्रेन्स लेड टू द बिगर वंस, है ना। और इंस्पेक्शन के लिए होल भी बनाए गए हैं। इंस्पेक्शन का होल जो है मैंने आपको पहले ही दिखाया था, इस तरीके के कुछ इंस्पेक्शन के होल होते थे। और ये ड्रेनेज की जो व्यवस्था है वो भी आपको इस इमेज के अंदर में, ये देखिए किस तरीके से ड्रेनेज की व्यवस्था आपको दिखाई दे रही है। लार्जर बाहर के जो ड्रेन्स हैं उनके साथ में कनेक्टेड भी मिल जाएंगे आपको। यस, बर्न ब्रिक का यहाँ पर यूज़ किया गया था, ये पहले भी हमने बता दिया, जो कि इसकी यूनिकनेस थी। रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स होते थे। अच्छा, कई सारी साइट, जो मेजर साइट है ना, वहाँ पर ब्रिक्स का जो अनुपात है, वो भी जो डायमेंशन है वो भी फिक्स्ड है। 1:2:1 लेंथ ब्रेथ हाइट जो है वो 1:2:1 के अंदर में फिक्स दिखाई देती है। हर साइट पे नहीं है और हर फेज में नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द साइट्स के अंदर में ये चीज़ है। तो ये हाई डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन और यूनिफॉर्मिटी दिखाती है। जो कब होता है, इस तरीके की चीज़ तभी होती है जब कोई सेंट्रलाइज्ड बॉडी वहाँ पर क्या कर रही हो, चीज़ों को रेगुलेट कर रही हो। भले वो गवर्नमेंट हो या कोई और नॉन गवर्नमेंट टाइप की बॉडी हो, लोगों का ग्रुप हो जो आपस में इस चीज़ को डिस्कस करता हो, कोई असेंबलीज होती हैं जो डिस्कस करती हूँ, लेकिन किसी न किसी तरीके का सेंट्रलाइज्ड एक डिसीजन मेकिंग यहाँ पर स्ट्रक्चर था, जिसकी वजह से इतनी हाई डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी इतने बड़े एरिया में अक्रॉस ऑल द सिटीज़ दिखाई दे रही हैं। अब ये बातें आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट एड ऑन आपको यहाँ पर बता देते हैं। स्ट्रीट के किनारे यहाँ पर लैंप्स भी लगे थे। आज के समय में आप जैसे स्ट्रीट लाइट लगी होती है ना, तो लाइटें तो नहीं थी, लैंप्स जो आपके होते थे, है ना, रोशनी के लिए, प्रकाश के लिए लगाए जाते। जैसे एक समय पे आप ऑयल लैंप्स यूज़ करते थे ना, लालटेंस को यूज़ करते थे, तो वैसे ही यहाँ पर किसी तरीके के लैंप्स भी लगाए जाते थे। उसकी भी व्यवस्था थी ताकि प्रकाश सड़कों के ऊपर रहे। ठीक है, चलिए एनिमल की हमने ऑलरेडी बात कर ली। रियर्ड करते थे किस किस को, किन कौन कौन से जानवर थे। ऑलराइट, इनको ग्रेजिंग करवाने के लिए बाहर के एरियाज़ में ले जाते थे। बेयर जो है उसको भी कलेक्ट करते थे, फिशिंग भी करते थे। एंटीलोप वगैरह जो है उसको भी यहाँ पर हंट करते रहते थे। अब लास्ट में इसके एंड की मिस्ट्री की यहाँ पर बात होती है। तो जैसा कि हमने कहा कि मैच्योर फेज जो हड़प्पा का है वो 2700-2800 BC के आसपास में शुरू होता है और इसका अंत होता है 1800-1900 BC। अंत से मतलब क्या है, कोई एलियन लोगों को नहीं उठाते लग गया, नहीं, ऐसा नहीं कोई प्रलय आ गई। मतलब है कि जो मेजर साइट है वो अबेंडन हो गई। जो प्रोलिफिक स्ट्रक्चर पहले के समय में आपको बने हुए दिखाई दे रहे थे, वैसे स्ट्रक्चर बाद के समय में बनते हुए नहीं दिखाई दे रहे। तो इसका मतलब है कि जो अर्बनाइज फेज है उसका डिक्लाइन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसकी वजह क्या रहेगी, इसकी रीज़न क्या रहेगी, इसके लिए अलग अलग थ्योरीज हैं। कई लोग कहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट रिवर्स जो वाटर को सप्लाई करती थी, भाई जल है तो जीवन है, खेती करनी है, कुछ भी करना है, आपकी हर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के लिए यू नीड वाटर। तो रिवर का ड्राई अप आपको देखने को मिला, है ना, लार्ज स्केल। इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन भी हुआ होगा, खेती भी पॉसिबल नहीं हो पाई होगी, जो वाटर के रिजर्वॉयर्स थे वो भी सूखे पड़ रहे होंगे। इसलिए लोगों ने यहाँ से मूव करके ऐसी जगहों पे जाना भलाई समझा होगा जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी है। दूसरा, फ्यूल वाज नीडेड फॉर बेकिंग मिलियन ऑफ ब्रिक। ठीक है ना, ये फ्यूल की भी आपको
अवेलेबिलिटी नहीं होगी। क्यों? बिकॉज फ्यूल कहाँ से आ रहा है आपका, ये पेड़ है ना, उन्हीं को आप लकड़ियों को यूज़ कर रहे हो। अब वो लकड़ियाँ भी नहीं है आपके पास जलाने के लिए, डिफॉरेस्टेशन हो तो आपको दिखाई दे रहा है पानी की कमी की वजह से, ड्राइनेस की वजह से। सम आर्ग्यू कि कोई किसी तरीके के फ्लडिंग या ड्रॉट लाइक इवेंट की वजह से जो मेजर सिटीज़ थी वो वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गई, या तो फ्लडिंग या तो ड्रॉट, दोनों पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पर हैं, ठीक है ना। लेकिन इनमें से कोई भी थ्योरी हर एक पर्सपेक्टिव को वहाँ पे नहीं समझाती हैं। इसके अलावा भी कुछ थ्योरी हैं, जैसे आर्यन माइग्रेशन की एक थ्योरी आपको दिखाई देती है कि भाई आर्यंस आए और आर्यंस ने यहाँ पर क्या किया, जो नेटिव्स थे उनको सबड्यू किया, है ना, और उनको मूव करने में, शहर छोड़ने पे मजबूर किया। उनके रिसोर्सेज, उनके एरियाज़, उनके इंपॉर्टेंट सेंटर्स के ऊपर उन्होंने वहाँ पर कंट्रोल कर लिया। इसके लिए अलग अलग तरीके के रिसर्चर्स को यूज़ किया जाता है। सबसे पहले शुरुआत में तो लिटरेरी रिसोर्स को यूज़ किया था कि भाई वैदिक लिटरेचर के अंदर में इंद्र को पुरंदर बोला गया है। पुरंदर का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट। इंडस वैली की कई सारी साइट्स, नोटिबली जो ढोलावीरा है, वहाँ पर आपको फोर्टिफिकेशन दिखाई दे रहा था। तो क्या किया, मतलब एक लड़ाई, एक कॉन्फ्लिक्ट के आपको यहाँ पर एलिमेंट्स दिखाई देते हैं। लोगों को यहाँ पर हटाया गया, लोगों को यहाँ पर भगाया गया, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स पे जैसे मोहनजोदारो पे कई सारे स्केलेटन रिमेन्स भी एक जगह पर मिले हैं, बट वो किसी मास जेनोसाइड या वॉरफेयर का इशारा नहीं करते हैं। एक इंडिविजुअल छोटे लेवल पर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको वहाँ पर दिखाते हैं। तो स्केलेटन एनालिसिस तो इस आर्यन इन्वेजन थ्योरी के साथ में फिट इन नहीं बैठता है, एटलीस्ट जो रिसर्चर्स को देख करके मेरा पर्सनल मानना है। हाँ, आर्यन माइग्रेशन को आज के समय में हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि आर्यन माइग्रेशन हुआ था, ये तो अटल सत्य है, 101% सत्य है। बट आर्यन इन्वेजन एज अ फैक्टर ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये मानने के कोई बहुत बड़े हमारे पास वजह या रीज़न नहीं दिखाई देते हैं। लॉस ऑफ कंट्रोल भी एक रीज़न बताया जाता है, ठीक है ना, कि भाई ऐसा होता है कि जो रूलर्स से उनका कंट्रोल जो है वह ख़त्म हो गया और अलग अलग एरियाज़ के अंदर में जो लोकल रूलर्स थे वो वहाँ पर पावर में आ गए, है ना। जैसे सामंत की व्यवस्था होती थी ना एंशिएंट इंडिया के अंदर में, सामंत जो थे वो हमेशा सम्राट के अधीन होते थे, लेकिन वो वेट करते थे कि जहाँ मौका मिले, अगर कोई वीकर रूलर आए तो हम क्या करें, अपनी डोमिनेंस को वहाँ पर असर्ट करें। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है, कोई कंट्रोल रहा होगा, सेंट्रलाइज कंट्रोल, ये हमें ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कैसे पता चलता है, यूनिफॉर्मिटी है, सेंट्रलाइजेशन दिखाई दे रहा है उसकी वजह से। अब ये जो कॉमन रूलर्स थे या सेंट्रलाइज रूल था, ये वीक हुआ होगा और इसलिए अपने अपने जगहों को लोगों ने जो टाउन्स थे, सिटीज़ थे, इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे, उसको रूल करना, सेल्फ गवर्न करना शुरू कर दिया होगा। सिंध और वेस्ट पंजाब के अंदर में जो आप साइड देखो कई सारी वो अबेंडन हो गई पूरी तरीके से। पीपल यहाँ पर नए सेटलमेंट जो स्मॉलर थे ईस्ट और साउथ की दिशा में, वहाँ पर चले गए, फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट का रीजन जो था आपका। कई सारी नई सिटीज़ आपको 1400 साल बाद दिखाई देती हैं, जो कि हमने बताया सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन, उसके बीच का ये पूरा समय गायब हुआ करता था। अच्छा, एनसीईआरटी यहाँ पर सील्स और सीलिंग्स का भी जिक्र करता है, ठीक है ना। सील्स बेसिकली क्या है, ये माना जाता है, अभी जो हमने जिक्र किया था आपके स्टेटाइट के बने हुए थे, रेक्टेंगुलर ज़्यादातर होते थे, ये स्टैंपिंग के लिए यूज़ होते थे। कोई भी गुड है, कोई भी गुड आप एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहाँ पर क्या है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा रहा है तो उसको सील के तौर पे, यहाँ पर मुहर के तौर पे यूज़ किया जाता था, है ना। तो एक तो था कि आप उसको आइडेंटिफिकेशन मार्क की तरह यूज़ करते थे, एक ही आइडिया था कि आईडी कार्ड है, भाई देखो मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से हूँ, मैं यहाँ ट्रेड करने आया हूँ। दूसरा क्या है कि उसके ऊपर जो ये पैटर्न बने हुए हैं, जिसको मैंने टैटू से कंपेयर किया था, इनग्रेविंग जो हुई है, उसको किसी तरीके के इंक पे या किसी तरीके के चीज़ पे लगा करके, वेट सरफेस पे लगा के आप क्या करते थे, मुहर लगाते थे गुड्स के ऊपर, जैसे स्टैंप होता है आपका ना, उस तरीके से यूज़ किया था। ये भी सील का एक यूज़ स्कॉलर्स ने आइडिएट किया हुआ है। सीलिंग्स क्या है, जो इंप्रेशन ऑफ द सील है वेट क्ले के ऊपर, क्ले है, क्ले के ऊपर उसका जो इंप्रेशन, उसको आप क्या कहते हो, सीलिंग कहते हो। अगर ये सीलिंग जो है वो इंटैक्ट है, यानी कि मुहर उस पर लगी है, बंद है, पूरी तरीके से टैंपर नहीं की है, तभी वहाँ पर गुड्स को माना जाता था कि वो सेफली अराइव हुए हैं और वो टैंपर बीच में रास्ते में नहीं किए गए या किसी ने उसको गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं किया था। जैसे आपके भी होता है ना आजकल, जो क्विक कॉमर्स वेबसाइट है, कोई खाना बेचती है तो उस पर होता है कि भाई डू नॉट एक्सेप्ट इफ द सील इज टैंपर्ड। ऑलराइट, नाउ कई सारे और भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर में हमें ऑब्जेक्ट्स, चीज़ें मिली हुई हैं जो कि आपकी क्लास 6 के एनसीईआरटी में भी उतना डिटेल में जिक्र नहीं किया गया है। जैसे ये बियर्डेड प्रीस्ट की इमेज तो बनाई है, पर इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं की है। इसको बियर्डेड प्रीस्ट या प्रीस्ट किंग भी कहा जाता है। इसको कोई एलिट इंसान माना जाता है, क्योंकि आप देख रहे हो ट्रेफाइल पैटर्न की भाई थोड़ी सी शॉल अच्छी सी पहनी है, जो दूसरे लोगों पे नहीं दिखाई देती है, दूसरे जो स्टैचूज वगैरह मिले, ठीक है ना। यहाँ पर एक हेड गियर है जो थोड़ा सा क्रॉप हो गया इमेज के अंदर में, माथे पे एक हेड गियर आपको दिखाई दे रहा है, तो उसको देखकर यहाँ पर आर्म बैंड्स आपके लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक एलिटनेस की जिक्र आती है, माना था कि कोई रूलिंग एलिट या कोई इंपॉर्टेंट पर्सन, विशिष्ट पर्सन इनकी सोसाइटी में रहा होगा। इसको छोड़ करके डांसिंग गर्ल का भी हमें एक स्कल्पट्री मिली हुई है, जो ओरिजिनली ब्रॉन्ज की बनी है, जिसके कई सारे रेप्लिकास बनाए गए हैं, जो आपको दिल्ली के और बाकी जगहों के म्यूजियम में दिखाई देगा। ओरिजिनल वाला शायद मेरे ख्याल से पाकिस्तान में, एक बार आप उसको कंफर्म कीजिएगा,
बिकॉज वहीं आपकी मोहनजोदारो और हड़प्पा से ज़्यादातर ये चीज़ें निकली हैं, तो उन्हीं के म्यूजियम के अंदर में चीज़ें पड़ी रहती हैं, ठीक है ना, पाकिस्तान के रीजन में। तो डांसिंग गर्ल आपके आर्ट एंड कल्चर में भी कई बार वहाँ से क्वेश्चन आता है कैसे बनी है, किस प्रक्रिया से बनी है, तो आपको बताना होता है कि भाई जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक है उसके थ्रू उसको बनाया गया है, ठीक है। तो ये हमारी सारी की सारी जानकारी थी और इसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर आज खत्म होता है विदिन 35 मिनट्स। अगले चैप्टर के अंदर में फोर्थ जो चैप्टर है हमारा, वहाँ पर हम बुक्स और ब्यूरियल्स की बातें करेंगे, मेगालिथिक एज, आयरन एज और वैदिक पीरियड का वहाँ पर जिक्र होगा। कैसा लगा लेक्चर चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर में ड्रॉप कर सकते हो, कोई सजेशन हो उसको भी कन्वे कर सकते हो। इंस्टाग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए उसको स्कैन करके, अदरवाइज ये आईडी आप टाइप करके ढूंढ सकते हो। PDF जो इस लेक्चर की है वो आपको मिल जाएगी लेक्चर के बाद इन आईडीज़ के ऊपर, ठीक है, खासकर इन दोनों पे मिलेगी। एंथ्रोपोलॉजी पे तो एंथ्रोपोलॉजी का कंटेंट जाएगा। होपफुली सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस